दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 12 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। अल्पेश ठाकोर की बदल दी सीट। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। अल्पेश ठाकोर को गांधीनगर दक्षिण भेजा गया है। पिछला चुनाव अल्पेश ठाकोर ने राधनपुर से लड़ा था। राधनपुर से अब लविंगजी ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात चुनाव के लिए 179 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों के लिए किया उम्मीदवारों का ऐलान। मैनपुरी से उतारा तगड़ा प्रत्याशी। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न राज्यों में होने वाले लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट से रघुराज सिंह साके को उम्मीदवार बनाया है, जो डिंपल यादव का मुकाबला करेंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर उनकी बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव उपचुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इसके अलावा बीजेपी ने अलग अलग राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने राजस्थान के सरदार शहर सीट से अशोक कुमार पिंचा को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बिहार के कुरहानी सीट पर होने वाले उपचुनाव में केदार प्रसाद गुप्ता को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट से ब्रह्मानंद नेताम को कैंडिडेट घोषित किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की खतौली और रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने खतौली से राजकुमारी सैनी को और रामपुर सीट से आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर सीट खाली हुई है। अगली बड़ी खबर, डिंपल यादव के नामांकन से शिवपाल यादव रहे नदारद। बीजेपी ने रघुराज को उतारकर बढ़ा दी अखिलेश यादव की चिंता। ये आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन से मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान डिंपल यादव के साथ में अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अंशुल यादव और तेज प्रताप यादव समेत परिवार के तमाम नेता नजर आए। लेकिन इस दौरान ना तो शिवपाल यादव दिखे और ना ही उनके बेटे आदित्य यादव दिखे। शिवपाल परिवार की गैर मौजूदगी ने चाचा और भतीजे के बीच की अदावत को ही नहीं बल्कि मुलायम कुनबे की कलह को एक बार फिर से बयान कर दिया है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की आपसी अनबन जग जाहिर है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद माना जा रहा था कि चाचा भतीजे सारी अदावत को भुलाकर एक साथ आ जाएंगे। मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार से लेकर अस्थि कलश विसर्जन और शांति पाठ तक शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में प्यार दिखा था, जिसके बाद कयास लग रहे थे कि चाचा भतीजे के बीच की तलखियां अब मिट जाएंगी और मुलायम कुनबा फिर से एकजुट हो जाएगा। लेकिन मैनपुरी उपचुनाव की सियासी तपिश बढ़ने के साथ ही परिवार में कलह एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। मुलायम परिवार की कलह और चाचा भतीजे के बीच में खटास को देखते हुए बीजेपी ने डिंपल यादव के खिलाफ शिवपाल यादव के करीबी पूर्व सांसद रघुराज साके को मैदान में उतार दिया है। इस तरीके से मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी सीट पर सपा के खिलाफ कड़ी चुनौती पेश कर दी है। मैनपुरी लोकसभा सीट के सियासी समीकरण को देखते हुए रघुराज साके की बीजेपी से उम्मीदवारी और शिवपाल यादव की नाराजगी समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गया है। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले भारी मतों से डिंपल यादव को ही जिताएगा मैनपुरी। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार ने मैनपुरी लोकसभा सीट से उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। सपा ने इस सीट से डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। इस दौरान आज तक से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि है। साथ ही अखिलेश यादव ने भरोसा जताया कि मैनपुरी भारी मतों से डिंपल को ही जिताएगा। आज तक से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी ने यहां जो काम किया है वो आज भी दिखता है। हमारी ओर से लगातार चुनाव प्रचार चलता रहेगा। डिंपल यादव ने बहुत चुनाव लड़े हैं, वो आराम से चुनाव लड़ लेंगी। बता दें कि डिंपल यादव सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैनपुरी उपचुनाव में सपा के प्रत्याशी के रूप में दरअसल नेताजी की समाजवादी आस्थाओं का ही नामांकन हुआ है। जिस प्रकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों के लोगों और जनमानस ने सैफई आकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, उसका सच्चा परिणाम यह होगा कि सपा प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत होगी। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव 5 दिसंबर को होगा और नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे।
अगली बड़ी खबर, दिल्ली एमसीडी चुनाव में 250 सीटों के लिए मैदान में उतरे 2012 उम्मीदवार, 4 दिन तक चलेगी नाम वापसी की प्रक्रिया। यहां आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने कमर कस ली है। चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, सभी ने चुनाव को लेकर चौतरफा तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी पार्टियां दिल्ली नगर निगम की 250 में से ज्यादा सीटें हासिल करना चाहती हैं। अब तक चुनाव में उतरने वाले 2012 प्रत्याशी 2574 नामांकन दाखिल कर चुके हैं। बता दें कि एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव के लिए 7 नवंबर से नामांकन शुरू हो गए थे। 14 नवंबर नामांकन की आखिरी तारीख थी। अब नामांकन पत्र की 16 नवंबर तक स्क्रूटनी चलेगी। नामांकन पत्र वापसी की आखिरी तारीख 19 नवंबर है। आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी को मिल सकता है राष्ट्रीय दल का दर्जा। गुजरात और हिमाचल चुनाव के बाद पार्टी कर सकती है दावा। यहां आपको बता दें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ बहुत मुमकिन है कि आम आदमी पार्टी के रूप में देश को एक नया राष्ट्रीय राजनीतिक दल मिल जाए। दरअसल इन राज्यों के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी निर्वाचन आयोग की ओर से राष्ट्रीय पार्टी होने की पात्रता पूरा करने में सक्षम हो सकती है। चुनाव परिणाम घोषित होने के साथ ही वो 8 दिसंबर को पात्र हो जाएगी। ऐसे में पूरी संभावना है कि 2022 में ही वो इसका दावा करे और इसी साल उसे ये मान्यता मिल जाए। दिल्ली पंजाब में सत्ता हासिल करने और गोवा विधानसभा में 2 विधायक जीतने के बाद अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में मिले मत प्रतिशत आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिला सकते हैं। अब तक देश में केवल कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी और टीएमसी को ही राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल है। आपको बता दें कि गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इन राज्यों के बाद पार्टी का स्तर जरूर बढ़ जाएगा। 8 दिसंबर को चुनाव के परिणाम घोषित होने के साथ ही वो राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने की हकदार हो जाएगी। ऐसे में ये चर्चा है कि वो इस साल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने का दावा करेगी। अगली बड़ी खबर, गुजरात में टिकट बंटवारे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश, रिश्वतखोरी का लगाया आरोप। आपको बता दें कि गुजरात में पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को चुनाव होगा। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अब 17 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और टिकट के लिए बगावती रुख भी सामने आने लगे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस पार्टी में रार बढ़ती जा रही है। खड़िया जमालपुर विधानसभा सीट से इमरान खेड़ावाला को फिर से नामित करने के लिए एक वरिष्ठ नेता पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी ने यह सीट 50 करोड़ रुपए में बेच दी है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि चूंकि एआईएमआईएम ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया है, यदि अगर कांग्रेस पार्टी भी एक मुस्लिम उम्मीदवार को नामांकित करती है तो बीजेपी के हिंदू उम्मीदवार आसानी से चुन लिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, गुजरात में बड़ी जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। विदेश से लौटते ही पीएम मोदी करेंगे ताबड़तोड़ सभाएं, अमित शाह बना रहे रणनीति। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार में भाजपा अपने सभी प्रमुख नेताओं को उतारने जा रही है। पार्टी की रणनीति हर रोज लगभग 50 प्रमुख नेताओं को उतारने की है, जो राज्य के हर कोने में सभाएं, रैली और रोड शो करेंगे। चुनाव अभियान के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान अधिकांश समय गुजरात में ही रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश यात्रा से आने के बाद भाजपा का चुनाव प्रचार काफी तेज हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे गुजरात में प्रचार करेंगे। वो 1 दर्जन से ज्यादा बड़ी रैलियों के साथ रोड शो भी करेंगे और इसके साथ अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पूरे चुनाव के केंद्र में हैं और वो सभाओं, सम्मेलनों के साथ प्रबंधन और अन्य रणनीतिक जिम्मेदारी संभालते हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर उतना दबाव नहीं रहेगा, लेकिन वो भी पूरे राज्य का सघन दौरा करेंगे। भाजपा के चुनाव प्रचार में जो प्रमुख नेता उतारे जा रहे हैं उनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत स्मृति ईरानी और नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता शामिल हैं।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान, कहा वोट बैंक के लिए नहीं है भारत जोड़ो यात्रा, हम भूल गए थे डोर टू डोर संपर्क। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने महाराष्ट्र के वाशिम में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य वोट बैंक से जुड़ा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य राजनीति से ऊपर है। हालांकि ये एक राजनीतिक दल की यात्रा है और इसमें राजनीतिक विषय शामिल हैं, लेकिन ये सब वोट के लिए नहीं किया जा रहा। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये यात्रा एकजुटता को बढ़ावा दे रही है, इसने पार्टी को फिर से जोड़ा है। अगर इसका कोई असर होता है तो ये 2024 में दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि ये यात्रा डोर टू डोर संपर्क को बढ़ावा दे रही है, जिसे हम सत्ता में रहते भूल गए थे। अगली बड़ी खबर, भाजपा नेता चिन्मयानंद को फिर से जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 नवंबर तक करें सरेंडर। यहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को निर्देश दिया है कि वो इस महीने के आखिर तक सरेंडर कर दें। कोर्ट ने कहा कि रेप केस में उनके खिलाफ सुनवाई की जाएगी। धर्मगुरु से राजनेता बने चिन्मयानंद का केस बंद करने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार 2 बार कर चुकी है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद सरकार केस बंद नहीं कर सकेगी। आपको बता दें कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि चिन्मयानंद 30 नवंबर तक सरेंडर कर दें। अगली बड़ी खबर, जीएसटी और अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में महाराष्ट्र के हिंगोली में आयोजित एक जनसभा में मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया, नोटबंदी और केंद्र द्वारा तैयार की गई वस्तु एवं सेवा कर नीतियों का उद्देश्य लोगों को भड़काना है। उन्होंने कहा कि इन सब को लेकर देश के मध्यम वर्गीय लोगों में डर पैदा हो रहा है। उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के 68वें दिन आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मेड इन चाइना उत्पाद चाहते हैं, क्योंकि इससे देश के 2 से 3 अरबपतियों को फायदा होगा। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, भाजपा भय और हिंसा और घृणा को फैलाने की कोशिश कर रही है। नोटबंदी हो, अग्निवीर योजना हो, जीएसटी हो, उनकी सभी नीतियां केवल लोगों को डराती हैं। जहां डर होता है वहां नफरत पैदा होती है, जो समाज को विभाजन की ओर ले जाती है। इसके बाद भी पीएम मोदी कहते हैं कि वो देशभक्त हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की देशभक्ति क्या है, किसानों का कर्ज माफ नहीं करना देशभक्ति है, गलत जीएसटी लागू करना देशभक्ति है, देश में नफरत फैलाना देशभक्ति है, बेरोजगारी देशभक्ति है और महंगाई देशभक्ति है। ये भारत की नहीं बल्कि आरएसएस की देशभक्ति है। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2016 में नोटबंदी के बाद 2017 में केंद्र सरकार दोषपूर्ण जीएसटी लेकर आ गई। उन्होंने कहा कि दुकानदारों और छोटे और मध्यम व्यवसायों पर हमला करने के लिए केंद्र सरकार ने इन सबको हथियार की तरह प्रयोग किया। केंद्र की ये नीतियां डर पैदा करने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि मोदी सरकार नफरत पैदा करना चाहती है। वे लोगों को बांटना और हिंसा फैलाना चाहते हैं ताकि वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान हटा सकें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार हिमाचल प्रदेश और गुजरात में किसकी सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।